करते हैं अपनी PYQ सीरीज़ जो हम कर रहे थे, PYQ सीरीज़ एनवायरनमेंट की। इसमें बेसिकली हम पार्ट 4 पे हैं, ठीक है। 3 वीडियोस अपने अभी तक बना लिए हैं, ठीक है। और लगभग हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? वी हैव डन टिल 63 क्वेश्चंस। अब आगे हम 64 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इस वीडियो को कैसे देखना है और उसके साथ के साथ लिखते जाना, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी आता रहे, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें कीवर्ड। अच्छा, हम यहाँ पे कीवर्ड कर रहे हैं, नॉट आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट जो कीवर्ड है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे तो सिंपल गार्गिल कमेटी थी और एक ये कस्तूरंग कमेटी थी, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो गार्गिल जो कमेटी थी और जो हमारे कस्तूरंग कमेटी थी, बेसिकली ये दोनों रिलेटेड है कि कैसे प्रोटेक्शन की जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए हमारे वेस्टर्न घाट्स की, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है और कहाँ कहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट है। तो देखो क्विकली रिवीजन करेंगे। तो एक तो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज़ में जिसमें असम वाला रीजन आता है, एक हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो है अंडमान वाला रीजन है, ठीक है, जिसको इंडो बर्मा कहते हैं। और एक हमारा निकोबार वाला, और जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कंट्रीज इंडोनेशिया वगैरह, उसको सुंडालैंड कहते हैं वो। और एक हमारा वेस्टर्न घाट्स में श्रीलंका भी वेल आता है, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो हमारा है, तो उसके रिगार्डिंग ये कमेटी बैठी थी, रिपोर्ट बैठी थी गडगिल एंड कस्तूरी रंगन, ठीक है। बाकी हमें इसके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन बात कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो हमें पता होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है। ओके, तो इफ वी स्टार्ट सबसे पहले एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो हमारा लॉन्च कब हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। बेसिकली ये क्यों हुआ था? ये बेसिकली सिंपली अंडरस्टैंड करता है एयर पोल्यूशन के बारे में, कुछ बताता है कि एयर की क्वालिटी उस पार्टिकुलर एरिया पे कैसी है, ठीक है। एयर की क्वालिटी उस पार्टिकुलर जगह पे कैसी है, तो ये बेसिकली इन्फॉर्म करता है पब्लिक को अबाउट द एयर क्वालिटी और उसके हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सेवरल की पोल्यूटेंट्स। और उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स को हम लेते हैं। देखिए, एयर की क्वालिटी इंडेक्स ना हमें एयर के पॉल्यूटेंट से पता चलती है। किससे पता चलती है? पॉल्यूटेंट से। दो चीज़ होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर डिफरेंट, पॉल्यूटेंट्स आर डिफरेंट। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोल्यूटेंट्स की, तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? तो PM10 आता है, PM2.5 है। तो मैं PM आप पहले बात करता, इट इज़ अ पर्टिकुलेट मैटर है ना, सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल का छोटा छोटा कण जो होता है, जिसका 10 तक मेजरमेंट है। 2.5 इसमें आता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, ओजोन इसमें आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, और एक और आती है दैट इज़ ऊपर जो लिखी हुई थी सल्फर, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ये हमारे कुछ की पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या था हमारा? PM10, PM2.5, और क्या है? ओजोन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आने वाले की हमारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसको लिख लेना, एयर क्वालिटी कैसे लिखते हैं यार? एयर क्वालिटी, हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी आ रही है गैसेस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड आ रही है ना, सल्फर की ऑक्साइड्स आ रही हैं, और क्या आ रहा है? ओजोन आ रहा है, O3 जिसको हम कहते हैं। और क्या आ रहा है हमारा? पीएम में आ रहा है। पीएम में दो टाइप के आ रहे हैं, तो 2.5 आ रहा है और 10 आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ हमारे पोल्यूटेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? पोल्यूटेंट्स हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, दीज ऑल आर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये ग्रीन हाउसेज गैसेज नहीं है, ये हमारी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करूँगी कार्बन डाइऑक्साइड का या मीथेन का, ये हमारे क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज होती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मीथेन या कार्बन हुआ, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। एक तो कार्बन प्लस में जब हाइड्रोजन जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो इन दोनों ही केसेस में दोनों हमारी क्या होती है? ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, ना कि पोल्यूटेंट्स। दीज आर नॉट पोल्यूटेंट्स, दीज आर दी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो समझिए ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, O3, PM2.5 या 10, ठीक है। इस तरीके से इसको अच्छे से लिख के देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा कलर कोडेड कैटेगरीज हैं इसके अंदर। इसका मतलब है कुछ नहीं है। अगर जैसे रेड होगा तो रेड का मतलब है बहुत ज़्यादा गंदी है ना, ग्रीन होगा तो इसका मतलब होता है ग्रीन के टुवार्ड्स है, इसका मतलब थोड़ी सी अच्छी है वहाँ की एयर क्वालिटी, बेसिक चीज़ है, कुछ खास की बात नहीं है। आगे देखिए, तो कीवर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, क्लब ऑफ रोम क्या है इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। बेसिकली दो ही कीवर्ड है। तो देख लेते हैं जो हमारा SDGs हैं। बेसिकली SDGs क्या है? 17 ग्लोबल गोल्स थे। ग्लोबल गोल्स का मतलब है जो पूरे हमारे ग्लोब को अचीव करना है, उससे रिगार्डिंग थे। एंड दीज आर अडॉप्टेड बाय, इनको UN यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था। तो ये UN का इनिशिएटिव है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, किसका इनिशिएटिव है? क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और 2015 में आए थे, ठीक है, जिनका टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें पूरा करना है, ठीक है।
तो क्या है, 17 गोल्स हैं, यूएन का इनिशिएटिव है, 2030 तक जो है पूरा करना है, और 2015 में बेसिकली आए थे, ठीक है, 15 साल का टारगेट था। आगे बात, जो क्लब ऑफ रोम है, अपन बात करी थी क्वेश्चन में, तो क्लब ऑफ रोम क्या है, क्लब ऑफ रोम इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल थिंक टैंक है, मतलब ग्लोबल इशूज़ के बारे में सोचेगा, एड्रेस करेगा, कॉम्प्लेक्स जो भी ग्लोबल इशूज़ हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, इकोनॉमिक चैलेंजेस से रिगार्डिंग, ठीक है। और एक ये फेमस रिपोर्ट लिखा था, दैट इज़ अ लिमिट टू ग्रोथ, की क्या चीज़ है जो हमें जो है ग्रोथ में थोड़ी सी लिमिट रखो, या फिर क्या चीज़ है जो हमारी लिमिट बन रही है ग्रोथ के लिए, तो ऐसा कुछ बताता है। तो ध्यान रखना, क्लब ऑफ रोम क्या है, हमारा एक ग्लोबल थिंक टैंक है, जो बेसिकली क्या करता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज़ के बारे में सोचता है, जस्ट, है ना, दैट्स इट। तो इसको लिखते चलना है साथ की साथ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आते हैं हम, अगले क्वेश्चन आते हैं 67, जिसमें कीवर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में देखेंगे। ये दोनों हम स्टैटिक से कवर करेंगे, ऑलरेडी कवर किया भी हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है, बेसिकली वो हमारे अंडर द इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंडर आई थी, हमने स्टैटिक में भी पढ़ा हुआ है। और ये एक्पेक्स बॉडी है, मतलब इकलौती बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अप्रूवल देती है रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। ये क्या करती है, अप्रूवल देती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रूवल देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इवन एक्सपेरिमेंट, अगर आपको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपको ट्रायल कर रहा है, तो भी इसका अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का अप्रूवल देती है, ठीक है। आगे देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा कि फूड में सेफ्टी बनी रहे, उसके स्टैंडर्ड्स बने रहे। तो FSSAI, इसके चलते ऑर्गेनाइजेशन FSAAI जो ये काम करती है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो है वो देखते हैं फूड आर्टिकल्स में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और रेगुलेटरी बॉडी है, इतना तो पता ही होगा कि रेगुलेशंस कर रही है ना, रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, देखो वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग। ये पॉलिसीज़ भी नहीं बनाएगी, ये क्या करेगी, जस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस करेगी, जो भी हमारी फूड वाली कंपनीज़ हैं उन सब पे ये करेगी, ठीक है, बेसिक चीज़। आगे देखिए, जोग्राफिकल जो है इंडिकेशन ऑफ गुड्स, बेसिकली कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो भी इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो भी जोग्राफिकल, जो भी ऐसी कोई जगह है, जैसे कि बनारसी साड़ी, अब वो बनारस की साड़ी है, उसको हम बनारसी साड़ी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वो उस जगह से, वो बनारस से ही उसका ओरिजिन है। तो हम क्या कर रहे हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन दे रहे हैं, उस चीज़ को क्या देख रहे हैं, जोग्राफिकल, मतलब उसको उसके प्लेस से जान रहे हैं। इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन इस एक्ट के थ्रू होता है। बेसिक सी चीज़ थी, कुछ खास इसमें भी नहीं है, और ये प्रोवाइड करती है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन हमारी उन्हीं गुड्स को, बेसिकली, है ना, GI टैग देके, GI टैग देके, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, इकोसिस्टम जैसा टर्म है, अब टर्म ये पढ़ ही रखा होगा सबने, तो स्टैटिक में कंप्लीट है, तो हम नहीं जाएंगे। आगे देखिए, द नेक्स्ट इज अ फ्लाई ऐश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 69 क्वेश्चन में क्या आता है, फ्लाई ऐश के बारे में आता है, कि फ्लाई ऐश के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश, सबसे पहले तो देखिए, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, मतलब है तो बेसिकली पोल्यूटेंट, दिस इज एक्चुअली अ पोल्यूटेंट, है ना, लेकिन इट कैन बी यूज्ड इन सम थिंग्स। तो सबसे पहले समझिए, ठीक है। तो फ्लाई ऐश होती क्या है, दिस द अनबर्न्ड रेसिड्यू फ्रॉम कोल कंबस्शन इन थर्मल पावर प्लांट। जब थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, अनबर्न्ड, कुछ ऐसा जो है, जब हम कोल को जलाते हैं तो कुछ ऐसा अनबर्न्ड रेसिड्यू, ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जो जलती नहीं है पूरी तरीके से, तो उसको बेसिकली हम फ्लाई ऐश कहते हैं, ठीक है। फ्लाई क्यों कह रहे हैं, इट इज़ लाइक अ राख ऐश, राख होती है ना, फ्लाई मतलब बिकॉज ये इतनी हल्की होती है तो बेसिकली हवा में उड़ने लगती है, तो उसको फ्लाई ऐश बोलने लगी, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, कैसे यूजेस हैं, इसको आप कॉन्क्रीट में यूज़ कर सकते हो, आप इसमें सीमेंट जो है, सीमेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हो आप इसको, है ना, बेस बना सकते हो रोड का, आप मेटल की रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हो, मिनरल को मिनरल फिलर कर सकते हो, मतलब मिनरल वाली जगह पे इसको फिल कर सकते हो। तो ये क्या है, इसके यूजेस भी हैं, है ना, इट इज़ अ यूजेस, पाउडर फॉर्म है, तो पाउडर फॉर्म है उसको, और ऑफ कोर्स बिकॉज इट कोल के पाउडर फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ एक तरीके से भी ताकतवर टाइप हुई, है ना, तो उसको बहुत सारे यूज़ भी है, इट इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव यूज़, है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है, बिकॉज ये टॉक्सिक क्या है, एयर पोल्यूटेंट, जैसे मैंने बताया। देखो, पोल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूटेंट समथिंग इन ईयर, ठीक है, एयर में उसका होना, वो होना नहीं चाहिए था, वो नेचुरली होता भी नहीं है, लेकिन वो है, अब हो रहा है, तो उसके जब उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है हमारे एयर में, तो उसको पोल्यूटेंट कह देते हैं। तो ये क्या है, टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है, ऑफकोर्स इसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। इवन देखो, एक तो ह्यूमन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, प्लस में ग्राउंड वाटर में चला जाए तो भी, और सॉइल में भी पोल्यूशन कर सकता है, तो बहुत सारी नेगेटिव इंपैक्ट भी इसके हैं। तो सबसे पहले समझ में आया ना फ्लाई ऐश होता क्या है, ठीक है। साथ के साथ लिखते रहना, एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसकी मैंने फ्लाई ऐश वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उसको एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है।
आगे देखिए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी ना, आवास योजना, अर्बन आवास का मतलब है वास कराना, वास से याद रखिए घर, तो घर वर बनाने वाली ये जो प्रोग्राम थी इसमें भी बेसिकली क्या क्या था कि हम यूज़ करेंगे फ्लाई ऐश का, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, है ना, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, घर बनाएंगे फ्लाई ऐश की ब्रिक्स से, ठीक है। इस पर जीएसटी भी लिखती है, इवन इसका ट्रेड भी होता है, ठीक है। वैसे तो देखो ये नेगेटिव चीज़ है बट इसका ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, सबसे पहले तो समझिए रिटार्डेंट क्या होता है। रिटार्डेंट का मतलब है जो सब कुछ को रोक रहा है, तो ब्रोमिनेटेड कोई चीज़ है जो कि फ्लेम को रिटार्ड कर रही है, इसका मतलब है आग को फैलने से रोकती है, तो वही वही चीज़ है ये, ठीक है। देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। सो व्हाट आर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आया इसके बारे में, ये हमारी टॉपिक हुआ। तो देखो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट क्या है, ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज़ क्या है, रिड्यूस करते हैं फ्लेमेबिलिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। मतलब क्या है कि आग लगने की क्षमता किसी मटेरियल में कम हो जाए, उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। अगली बार भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, बेसिक चीज़ थी। अब बहुत सारी चीज़ों में हम इसको रखते हैं जैसे कि आग ना लगे, ऑफ कोर्स, है ना। केमिकल्स आर एडेड टू प्रोडक्ट जैसे कि फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करा जाए, तो इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स ऑफ कोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये परसिस्टेंट है। परसिस्ट का मतलब है दिस इज अ फॉर एवर केमिकल टाइप, फॉर एवर पोल्यूटेंट है, दिस इज अ फॉर एवर पोल्यूटेंट है ये, और वो भी फॉर एवर वाला है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये अगर एक बार इन्वायरमेंट में चला गया तो इसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगेगा, इजीली डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ये एक्युमुलेट हो सकता है, एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा हो सकता है ना। तो उससे क्या हो सकता है, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और बिकॉज ये परसिस्टेंस है, बिकॉज ये बायो एक्युमुलेशन उसका हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, तो इसीलिए इसके चलते बहुत सारे अलग अलग मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री में आप देखोगे तो इसको फेज आउट करने के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। फेज आउट करने के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग नेगेटिव। ऑफकोर्स उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। देखो कंप्लीटली कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, ऑलमोस्ट कोई चीज़ ऐसा बहुत ही कम चांस है कि कोई चीज़ कंप्लीटली ही नेगेटिव हो। ऑफ कोर्स ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो खैर गलत ही हो जाता है, बट ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी हमने देखे कि पॉजिटिव है भाई, आग नहीं लगने दे रहा, लेकिन नेगेटिव भी तो है, ये परसिस्टेंट है, ये बायोकमुलेट हो रहा है, ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो इसके क्या है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। नोटेबल अगर हम देखें, कुछ नोटेबल BFRs हैं, दैट इज़ हमारा जैसे कि है बाइलो पॉली ब्रोमिनेटेड, है ना, ब्रोमिनेटेड नाम से पता चल रहा है, डिफेनल एथर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे हाउस होल्ड आइटम्स में काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडेंस, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं इंसुलेशन करने के लिए उसको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये दो हैं, देखो इनको याद करने का तरीका क्या है। देखो ब्रोमिनेटेड क्या हमने पढ़ा था, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, तो देखो जिम जो भी है इसमें ब्रोम ज़रूर आएगा ना, ब्रोम ज़रूर आएगा, तो उसको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। इनको नाम याद हो तो कर लेना, पता मत भी करना, बट इतना रखना कि इनमें ब्रोमो आएगा। ब्रोमो का मतलब क्या होता है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, तो यहाँ पे हमारा दिमाग चल जाना चाहिए। अच्छा, इसके चलते बेसिकली स्टॉकहोल्म कन्वेंशन में भी इनको बैन किया गया है, बिकॉज ये क्या है, हमारे परसिस्टेंट फॉरएवर केमिकल्स हैं, है ना। और पीओपी, तो पीओपी कहते हैं, मतलब व्हाट वी कॉल, तो स्टॉकहोल्म ने इन पे बैन लगाया हुआ है, प्लस में यूरोपियन यूनियन ने भी बेसिकली स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाई हुई हैं इनके यूज़ पे, तो ऑफ कोर्स, ठीक है। फूड चेन क्या है, तो बेसिक चीज़ थी, फूड चेन का क्या मतलब होता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है, ये बताता है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स डिफर करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के इकोसिस्टम में, तो सब कुछ ये बताता है, ठीक है। और अब देखो मेन है कि यहाँ से जो हमारे कीवर्ड आए दैट इज़ डायोटमस, है ना, हेरिंग्स, है ना, कैस्कुटेशियंस। अब इजीली होते क्या हैं क्रुस्टेशियंस, तो डायोटमस होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक एल्गी, मतलब बहुत छोटी छोटी एल्गी हैं। एल्गी है तो क्या करेंगी, एल्गी जनरली हमारी फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसका मतलब है बेस ऑफ द फूड वेब पे वो आएंगी, ठीक है। ये देखिए जो हमारे क्रुस्टेशियंस है, क्रुस्टेशियंस हमारे क्या हैं, दीज आर दी प्राइमरी कंज्यूमर, इसका मतलब है ये हमारे प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस है, हमारे डायटमस को खाते हैं। और उसके बाद हमारे हेरिंग्स क्या होते हैं, हमारी स्मॉल फिशेस को हम हेरिंग्स कहते हैं, जो कि हमारी क्रुस्टेशियंस को खाती हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था तीनों टर्म, और ये करते क्या क्या है इनका मेन, ठीक है। तो हमारे डायोटमस आर द प्रोड्यूसर्स, उनको खाने वाले क्रुस्टेशियंस, और उसको भी खाने वाली हेरिंग्स आर दी फिशेस, स्मॉल फिशेस, ओके। ये देखिए फूड चेन लेवल वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक में। आगे देखिए फूड चेन डिकम्पोजर्स, तो फूड चेन तो हमने पढ़ ही लिया, तो अब आते हैं नेक्स्ट इज अ डिकम्पोजर्स पे। तो देखिए जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, इसका मतलब है
तोड़ते हैं और क्या करते हैं, सड़ाते हैं। तो जैसे बेसिकली ब्रेक डाउन या फिर कहें तो डेड डिकेइंग, या फिर सड़ाएंगे फिर तोड़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर को और कन्वर्ट करेंगे। जब ऐसा वो करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके दौरान क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स हमारा जो भी मैटर है वो सिंपल सब्सटेंसेज में जाएगा, सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, एंड देन रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। उसके बाद वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट में वो रिलीज होगा एंड कैन बी री यूज, और उसको फिर आप क्या कर सकते हो, उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, राइट, है ना। ह्यूमस वगैरह भी ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट साइकिल में एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम से, बिकॉज अगर देखो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कोई मैनेजमेंट कैसे होगा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब कौन कौन से होते हैं, तो फंगाई होती है, बैक्टीरिया हमारे होते हैं, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आर दोज, हमने देखा था इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनके पास बैकबोन नहीं होती, तो इट्स लाइक अर्थवॉर्म्स टाइप, ठीक है। एंड हमारे प्रोटिस्ट भी होते हैं, लेकिन वायरसेस नहीं होते। देखिए वायरसेस क्यों नहीं होते, एक लॉजिकल थिंग है, वायरस हमारे क्यों नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे डेड को, बिकॉज देखो वो खुद ही डेड है, और वो बेसिकली जिंदा कब होते हैं, वो बेसिकली रिलाई करते हैं अपनी लिविंग होस्ट सेल्स पे, हमारे अंदर एंटर करता है। जनरली वायरस क्या होते हैं, वायरस आर डेड ना, बाहर अगर वो किसी होस्ट के ऊपर नहीं है तो वो क्या है, डेड है, लेकिन जैसे वो एंटर कर जाते हैं वैसे वो जिंदा हो जाते हैं और उन्हीं की न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है ना कि वो क्या करें कि उनको उसको ही मार दें, तो ऐसा नहीं, फिर तो वो खुद भी मर जाएंगे। सो इस तरीके से इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। बेसिक चीज़ हमने बता दी। अब देखिए डेट्रीवोरस, अब डेट्रीवोरस की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो डेट्रीवोरस क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जिनको स्मॉलर स्मॉलर पीसेज में खाते हैं, है ना, करते हैं पहले, मतलब एक तरीके से दीज आर बेसिकली स्मॉल स्मॉल में तोड़ना, वो डेट्रीवोरस का काम है ना। तो बेसिकली अर्थवॉर्म होते हैं, मिलीपिड्स होती हैं, वुड स्लाइस होते हैं, तीनों को लिख लेना, अर्थवॉर्म, मिलीपिड्स एंड वुड लाइस। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर दी फंगाई एंड दीज आर दी बैक्टीरिया, जो बेसिकली डेड या डिकेइंग करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते हैं ज़्यादा अच्छे से। मशरूम्स, मोल्ड्स, बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। एंड स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्पेंजर्स हमारे कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ना ही तो तोड़ेंगे नहीं सड़ाएंगे, बेसिकली दे डायरेक्टली, है ना, दे डू नॉट टिपिकली ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस, है ना, दे जस्ट कंज्यूम द डेड एनिमल, ये डेड एनिमल को खा लेते हैं, लाइक वल्चर्स, हैनाज एंड कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं, है ना। और बर्ड्स भी, इवन बर्ड्स डू, क्योंकि बर्ड्स भी क्या कर रही है, बहुत सारे मरे हुए इंसेक्ट्स को खा रही है, तो वो भी एक तरीके से क्या हुई, स्कैवेंजर हुई, है ना। सो या हमने देखा भी था। तो ओके आगे बढ़ते हैं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या होते हैं, ग्रासलैंड एज मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ पे ग्रास आपको ज़्यादा मिलेंगी, ट्रीज़ तो होंगे ही नहीं या फिर थोड़े बहुत होंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, वैसे तो हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारी स्टार्टिंग में, तो आई थिंक हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए, वरना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम, तो लीव इट, ओके। आगे देखिए इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये हमने अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है। तो देखो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, फिर कहें तो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, को हम बायोमास प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट एट विच जो इकोसिस्टम को कन्वर्ट कर रहा है सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट को प्लांट बायोमास में, मतलब एक प्लांट, ठीक है, इवन एक ग्रास थी, ठीक है, ग्रास थी, अब वो क्या करेगी, सनलाइट लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, समझो ऐसा, ठीक है। और जब वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब है क्या हो रहा है, इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसकी, है ना, काम करने के रेट बढ़ा होगा, है ना। और अब पेड़ जो है वो ज़्यादा काम करेगा ग्रास से, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसको इसलिए कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी, या फिर कहें तो बायोमास प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है ना, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रेट एट विच इकोसिस्टम कन्वर्ट करता है सनलाइट को, न्यूट्रिएंट्स को प्लांट बायोमास में, उसको हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोसिस्टम डिपेंड हमेशा किस पे करेगा, बेस पे, और बेस पे कौन होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स ही क्या करेंगे, हमारी कन्वर्ट करेंगे सनलाइट न्यूट्रिशन को प्लांट बायोमास में, ठीक है। अब देखो टाइप्स भी हैं इसके अलग अलग। तो सबसे पहले है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सिंपल है कि सिंपल जो प्लांट कर रहा है उसकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें ग्रॉस हो सकता है, ग्रॉस का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हमारी प्लांट ने क्रिएट करी, है ना। नेट का क्या मतलब है, टोटल जितनी करी उसमें से कुछ यूज़ भी करी होगी खुद के लिए, तो यूज़ को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एनर्जी यूज बाय प्लांट, है ना, बेसिक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ हेट्रोट्रॉप्स सच एज एनिमल्स, है ना। प्रोडक्टिविटी किसकी, हेट्रोट्रॉप्स की। यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी किसकी बात कर रहे थे, फर्स्ट में हम किसकी बात कर रहे थे, हमें ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी। एंड सेकेंड में हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड में हम बात कर रहे हैं दैट इज हेट्रोट्रॉप्स की, है ना। सिंपल चीज़ है, कुछ खास इसमें भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। ऐसा क्यों है, देखो
प्राइमरी जो प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वो इतनी एनर्जी, वो 100% एनर्जी कर रही है, तो जो हमारी ऊपर इसके ऊपर जो हेटेरोट्रॉप्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसका कुछ पार्ट लाइक 50% यूज़ कर रहे होंगे, तो इसी का 50% है ना। इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें हमने फूड चेन में भी पढ़ा है, बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है और 2 टाइप की होती है, तो वो क्या क्या होती है, बस बेसिक चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं, कर लेना। अच्छा, इसमें क्या था, जो हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ की सबसे ज़्यादा होगी, तो हमने देखी है प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव्स की है ना, इकोटोन्स की होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारी ग्रासलैंड्स की आती है, उसके बाद हमारी लेक्स की आती हैं, ओशंस की हमारी और भी रिलेटिवली कम ही होती है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, फूड चेन अगेन फूड चेन तो हम पढ़ेंगे नहीं, आगे स्टैटिक वाला हो गया है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में है नाइट्रोजन टू द सॉइल, ये भी बेसिकली कुछ खास था नहीं इसमें, अगले में भी कुछ खास नहीं था, ठीक है। अगला देखिए, हाँ ये देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, फोटो केमिकल स्मोग। अब फोटो केमिकल जो स्मोग है, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सनलाइट, ठीक है। आगे से, क्योंकि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो अब जैसे कि अब अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको कोशिश करें कुछ तोड़ने की, तो हम कैसे तोड़ेंगे, फोटो मतलब सनलाइट का कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा और स्मोक फॉर्म हुई। स्मोक क्या होती है, स्मोक मतलब स्मोक प्लस में फॉग है ना, कुछ डस्ट है, कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, जब हमारे फॉग के साथ वो मिल जाते हैं, फॉग इज अ नेचुरल फिनोमेना, तो वो स्मोक बना देते हैं, ठीक है। तो फोटो केमिकल स्मोक हम इसको कहते हैं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं, अब इसको अच्छे से हम जान लेंगे कि होती क्या है। तो फोटो केमिकल स्मोक इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी हमारा एयर पोल्यूशन का एक टाइप है, ठीक है, जो कि क्रिएट होती है जब हमारी सनलाइट रिएक्ट करती है विद पोल्यूटेंट्स। क्या होती है, सनलाइट रिएक्ट, नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब सनलाइट और केमिकल मतलब उसको कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सनलाइट है वो रिएक्ट कर रही है पोल्यूटेंट्स के साथ, पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और किसके साथ, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, और क्या करते हैं, और जब ये ऐसा होता है, जब हमारा क्या होता है, सनलाइट मिलती है, जब हमारी VOC मिलते हैं, जब हमारी पोल्यूटेंट्स मिलते हैं, तो हमारी क्या फॉर्म होती है, तो हमारी क्या फॉर्म होती है, हमारी फॉर्म होती है ओजोन, ओजोन है ना, और उसी ओजोन को हम फोटो केमिकल स्मोक भी बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ समझ में आई, ठीक है, फॉर्मिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक ओजोन, ठीक है। अब देख लीजिए कंपोनेंट क्या है इसके, तो ओजोन, पैन है ना, क्या क्या बनाता है ये, ओजोन बना देता है, पैन बना देता है ना, पैन इज अ पेरोक्सिक्सल नाइट्रेट, थोड़ा बहुत देख लेना, एन एल्डिहाइड्स, तो ये क्या क्या बना देता है हमारा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ओजोन फॉर्म हो सकती है, ठीक है, ओजोन फॉर्म होगी, या फिर क्या फॉर्म होगी हमारा, हमने देखा था दैट इज पैन फॉर्म होगा, या फिर हमारा क्या फॉर्म होगा, दैट इज अपना एल्डिहाइड्स, तो इसको याद रख लेना नाम को, एल्डिहाइड्स। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्म होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो केमिकल स्मोक कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, दोबारा देख लेते हैं, चलो। तो हो क्या रहा है, सनलाइट जो है वो रिएक्ट करते हैं पोल्यूटेंट्स के साथ और VOC के साथ मिलती है, तो क्या करती है, फोटो केमिकल स्मोक बनाती है। फोटो केमिकल स्मोक में क्या क्या आपको मिलने को मिलेगा, तो O3 ओजोन मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, और हमारा एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स मिल जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड्स, ठीक है। बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन टिपिकली ये हमारे आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगी, ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पे हाई ट्रैफिक एमिशन है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, व्हीकल ज़्यादा हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग द वार्म सनी डेज पे आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों है, देखो बेसिक चीज़ है ना, देखो ये बन कैसे रही है, ये स्मोक बन का कैसे रही है, जब सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है सनी डेज पे ज़्यादा बनेगी। बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, लॉजिकल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके नाउ अभी कुछ की टर्म्स आते हैं, काउंटर बडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो डिलेज, क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए काउंटर बंडिंग क्या है, काउंटर बंडिंग एक तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या करते हो, इम्बेकमेंट्स जो हैं वो बनाते हो, काउंटर कर रहे हो है ना, रुकावटें बना रहे हो। काउंटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रुकावट, तो रुकावटें बना रहे हो नेचुरल काउंटर्स ऑफ हिली लैंड, जैसे कि या फिर तो कोस्टल एरियाज पे भी ऐसे होता है, छोटे छोटे पेड़ लगा दिया तो कि विंड को रोक पाए। सेम विद द टेरेस फार्मिंग जो होती है, एक तरह से काउंटर कर देना है ना, तो ये बेसिकली क्या करती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है ना। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक है जिसमें बेसिकली क्या कहते हैं, सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड। मतलब क्या करते हैं, हम सेकंड को पहले प्लांट कर देंगे, उसके बाद उसकी कटिंग वटिंग से शुरू करेंगे जो पहले वाले था। इससे सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है और यील्ड भी अच्छी होती है, ठीक है। जीरो टिलेज, जीरो टिलेज क्या है, यहाँ पे जो सीड्स हैं वो सोन डायरेक्टली इनटू अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल विदाउट प्लोइंग, ठीक है। जो सीड्स है ना वो डायरेक्टली हमारी सोन होती है, डायरेक्टली हमारी मतलब ऐसी
मतलब उसमें ना वो नहीं करेंगे, प्लोइंग नहीं करेंगे ना, सिंपल सी चीज़ ये है। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा और मॉइस्चर भी अच्छा रहता है, एंड प्लस में बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी होती है, और प्लस में और क्या एडवांटेजेस है हमारे जीरो टिलेज के, ठीक है, दैट इज़ अपना हेल्प इन अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वो कैसे, देखिए जब हमारी मिट्टी है ना, जब मिट्टी में हमेशा प्लगिंग होती है, तो प्लगिंग से क्या होती है, देखो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो मिट्टी में भी कार्बन होगा, तो जब हम उसकी प्लगिंग करते हैं तो ऐसा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली जाता है। तो जीरो टिलेज का क्या फ़ायदा, जब हम टिलेज करेंगे ही नहीं तो हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, एक तरीके से कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, है ना, सॉइल में ही रह जाएगा। दैट इज़ इट। तो देखिए एक और चीज़ जो मैंने अभी तक वो करी है, दैट इज़ जिसके आगे ज़ीरो लग जाता है ना, ज़ीरो बजटिंग, है ना, ज़ीरो एमिशन, इस तरीके, तो ज़ीरो इट्स लाइक अ पॉजिटिव वर्ड, कुछ पॉजिटिव ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ज़ीरो टिलेज, तो ज़ीरो टिलेज के बहुत सारे एडवांटेजेस थे, हमने देख लिया। तो प्लॉगिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या है, मॉइस्चर भी अच्छा होगा, सॉइल इरोजन तो होगा ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी की भी अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि आप प्लॉगिंग करते हो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप मार देते हो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे छोटे कीड़े इन्वर्टिब्रेट्स रह रहे हैं सॉइल में, ठीक है, प्लस में ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करेगा। सारे एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज लिख लिख के देखने हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे ये तीनों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑल आर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगला देखते हैं। सो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, तो वैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दीज आर दी ऑटोट्रॉप्स, जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ थी, ओके। आगे देखिए, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। तो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पीएच लेवल ऑफ द वाटर का कम होना और एसिडिटी का बढ़ना। बेसिकली पीएच आपका कुछ इस हिसाब से होता है, ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, आई थिंक नॉट ज़ीरो, हाँ, 0, 7 एंड 14। तो 7 से इधर की साइड एसिडिक होता है पीएच लेवल, और यहाँ से ज़्यादा बेसिक होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, साइंस में पढ़ा भी है, बेसिक है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इधर की तरफ चलते हो, है ना, इधर की तरफ चलते हो, तो क्या होगा कि आपका एसिडिटी बढ़ेगी। तो वही बात है, जब पीएच लेवल कम होगा तो एसिडिटी बढ़ती है, तो इसी को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। मतलब नाम से पता चल रहा है कि एसिड का बढ़ जाना ओशंस में। अब देखिए, अब मेन ये हो किस कारण रहा है, तो जब हमारा CO2 बढ़ता है वाटर में। अब CO2 वाटर में कैसे बढ़ेगा, देखिए मैं बताती हूँ होता क्या है। जैसे कि CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ा, एटमॉस्फेयर से ही बेसिकली जो वाटर है वो लेता है ना, एयर वाटर इंटरफेरेंस से, है ना, तो इस तरीके से फिर और ज़्यादा जो हमारे प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो और ज़्यादा वो क्या है, डिमांड करते हैं, तो और ज़्यादा CO2 लेंगे, और ज़्यादा CO2 लेंगे। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, कार्बन फर्टिलाइजेशन, की हाँ भाई, कार्बन से प्लांट की ग्रोथ तो होती है, लेकिन और प्लांट हमारा CO2 को भी ले रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो ओशंस में ले रहे हैं तो ओशन की क्या हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है। क्या हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है, और उसका एक डिसएडवांटेज किसको झेलना पड़ता है, हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो एक तरीके से दिस इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ पॉजिटिव नेगेटिव। ऑफकोर्स इसका एक पॉजिटिव भी है, बट इसका अभी के लिए एसिडिफिकेशन, अगर हम एसिडिफिकेशन की तरह टर्म यूज़ करें तो एक तरीके से इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ओके। आगे देखिए, क्लाउड सीडिंग क्या है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, कुछ नहीं है, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, डिस्पर्स करते हो आप सब्सटेंसेज इनटू द एयर टू इनकरेज द क्लाउड कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मॉडिफिकेशन है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, हम हेलीकॉप्टर लेंगे, हेलीकॉप्टर से कुछ ऐसी चीज़ें आसमान में छोड़ के आएंगे जिससे कि क्लाउड फॉर्म होंगे, क्लाउड फॉर्म होंगे तो बारिश होगी, तो एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन करा देना, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिससे हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्पर्स करना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एयर में जिससे कि क्लाउड कंडेंस हो और प्रेसिपिटेशन हो। बेसिक वही बात मैंने हिंदी में बता दी, ठीक है। ओके देखिए, नेक्स्ट, हाँ, बायो बेस्ड एसफाल्ट। एसफाल्ट देखो हमने पहले भी पढ़ा था, एसफाल्ट क्या है, समथिंग इट इज़ लाइक अ सीमेंट टाइप ऑफ चीज़ जो कि बाइंड करता है चीज़ों को एंड फिल करता है, जगह को भरता है, ठीक है, तो इसको हम एसफाल्ट कहते हैं। बायो बेस का मतलब है कोई भी चीज़ जो जिसको हमने ऑर्गेनिक मैटर से बेसिकली प्लांट एंड एनिमल से जो है प्रोड्यूस करा है, तो उसको हम बायो बेस्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ बायो, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखो, किसी चीज़ के आगे बायो लग जाता है ना, वो भी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो भी क्या एक तरीके से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इन द इन्वायरमेंट। अभी तक ये समझ में आया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ है ना। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, तो ये हमने पहले ही बात कर ली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे क्या है, ग्रीन हाउस है, लेकिन जो नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, वो क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारा जो कार्बन है एंड प्लस में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो बेसिकली क्या है, हमारे ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल और बाकी चीज़ होगी वो जनरली आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का बता रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा क्या, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कॉजेस, इसका नुकसान क्या, ओशन एसिडिफिकेशन। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ओशन में जब हमारा एटमॉस्फेयर में जो है वो CO2 का कंटेंट बढ़ेगा, है ना, CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, ओशंस में भी हमारी एसिडिफिकेशन बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि CO2 हम ज़्यादा ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ के प्लांट्स और ग्रो करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो एसिड मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का कंटेंट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और उस एसिडिफिकेशन हो जाएगी ना, और उससे काफ़ी मेराइन लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, तो वो स्मॉग की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने देखा था जब स्मॉग कैसे फॉर्म होती है, जब रिएक्शन होता है विद द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये एक पोल्यूटेंट है तो ये भी ऑफ कोर्स फॉर्म में हेल्प करेगा। ठीक है, एसिड ड्रेन कराता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम इसको देख लेंगे, बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा एसिड ड्रेन में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, विद पार्टिकुलर मैटर में के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्या तीन चीज़ें क्या कर रहा है हमारा, तो सबसे पहला नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एसिड रेन करा रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, पर्टिकुलेट मैटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो तीनों ही तरीके से दिस इज नेगेटिव। CO2 का देखा था, CO2 क्या कर रहा था, तो ये बेसिकली क्या कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था और ओशन एसिडिफिकेशन कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा इनको लिखते रहना है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर में क्या होता है हमारा, दैट इज ये एसिड रेन कराता है। ठीक है, एसिड रेन ये भी करा रहा था, और पार्टिकुलर मैटर के साथ ये भी रिएक्ट करता है, एंड विजिबिलिटी इंपार्टमेंट जनरली क्या करता है, ये विजिबिलिटी को काफ़ी कम कर देता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा क्या कर रहा है, तीन चीज़ें कौन कौन सी कर रहा है, तो एसिड रेन करा रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स PM के साथ ये भी हमारा क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, एंड प्लस में क्या कर रहा है, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो तीन सब कुछ याद करना है इन तीनों के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, ऑयल जैपर, ऑयल जैपर एक टर्म थी, देखो अब इसको कोड कैसे करेंगे, तो समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू ऑयल। ठीक है, इज जैपर, जैपर इज अ इट्स लाइक अ जिपर है ना, जैपर इज लाइक अ जिपर, मतलब इसको किसी चीज़ को बंद कर देना, बांध देना। तो ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा ऑप्शन से अगर हम अंदाजा लगाएं, तो इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल। तो क्या है, तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जो कि बेसिकली क्या करेगी, रेमेडिएशन, मतलब एक तरीके से रेमेडी है, जिससे कि हम ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ साइंटिफिक, इसमें क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, जो कि ब्रेक डाउन कर जाएगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को इन द क्रूड ऑयल एंड ऑयल स्लज इनटू हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो एन इफेक्टिव इको फ्रेंडली सोल्यूशन है, जिससे आप ऑयल स्पिल्स को यूज़ जो है क्लीन कर सकते हो, एंड ट्रीटिंग ऑयल वेस्ट, मतलब ऑयली वेस्ट को अच्छे से आप क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, है ना। दोबारा देख लेते हैं, और इस पर क्या है, बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था ना, बायो रेमेडिएशन इज समथिंग, रेमेडी आप कर रहे हो लेकिन किसको यूज़ करके, माइक्रोब्स को यूज़ करके आप जनरली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जिससे कि आप स्पेसिफिक ब्लेंड बैक्टीरिया का कर रहोगे, जैसे कि ब्रेक डाउन हो जाए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का फाउंड इन द क्रूड ऑयल। आपको पता है ना, हाइड्रोकार्बन मैंने बता रखा, हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो उसको इस तरीके से ब्रेक डाउन वो कर देगा, सो दैट ऑयल एंड ऑयल स्लज इनटू हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब इस तरीके से रिएक्शन कुछ होगा और उसमें CO2 प्लस वाटर निकलेगा। देखो वाटर तो हार्मफुल होता ही नहीं है, CO2 थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, दिस मेक्स इट एन इफेक्टिव इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग अप, और इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, क्लीन अप कर पाएंगे ऑयल स्पिल्स को, ट्रीटिंग द ऑयली वेस्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इतना एटलीस्ट ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, मेराइन अपव्हीलिंग जोन्स, अभी अपव्हीलिंग जोन्स, मेराइन का मतलब समझो समुंदर है, अपव्हीलिंग जोन, ये डाउनव्हीलिंग जोन्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा अपव्हीलिंग जोन्स होता है, अपव्हीलिंग जोन, ये क्या प्रोसेस है, अपव्हीलिंग मतलब समथिंग जो ऊपर आ रहा है, तो प्रोसेस बाय विच डीप कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेस टू द सरफेस। देखो अब ऐसा क्यों है, देखो नीचे अभी समुंदर है, समुद्र के जो नीचे है इस वाले एरिया में कोल्ड होगा, डीप तो है ही, गहराई में है, न्यूट्रिएंट रिच, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्यों रिच होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी हमारा भारी वाला जो होता है ना, सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो यहीं डिपॉजिट होते हैं ना, तो ऐसा वाटर जब सरफेस पे आता है तो उसको हम अपव्हीलिंग कहते हैं। ठीक है, आएगा क्यों, तो हवाएं ऐसी चल रही हैं, ओशन के करंट्स चल रहे हैं, तो उस मिड पैटर्न ओशन पैटर्न्स के कारण होता है। अगर मैं बात करूँ डाउन वेलिंग की, तो डाउन वेलिंग का क्या मतलब है, डाउन वेलिंग का मतलब है कि जहाँ पे सरफेस वाटर डीपेस्ट डेप्थ में जाएगा, मतलब ऊपर का पानी नीचे जाना, अप वेलिंग का मतलब है नीचे का पानी ऊपर आना, तो ये भी हमारा एक तरीके का सर्कुलेशन है जो हमारी ओशंस में होता है। अब ये कैसे होगा, विंड्स के कारण हो सकता है, ये डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी हमने देखा, जब देखो होता क्या है, जब ऊपर देखो ये हमारा समुद्र है, तो यहाँ का जो पानी है गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कोल्ड वाटर ही हमारा श्रिंक करके बैठा हुआ है, तो हमेशा जो चीज़ होती है हाई टू लो मूव करती है ना, हाई टू लो मतलब यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट होगी, तो फिर ये वाला पानी ऊपर हो जाएगा। बेसिक चीज़ वही, एयर का जैसे सर्कुलेशन है, सेम वाटर का भी ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है अंदर।
अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, जब अपवेलिंग होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्स मेराइन इकोसिस्टम। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे तो प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पैदा होंगे आगे, है ना। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डाउन वेलिंग का क्या है, डाउन वेलिंग क्या करता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को करने में, डिजॉल्व गैसेस थ्रू आउट द ओशन, है ना। कि मतलब इससे क्या हो जाए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को ही सब कुछ मिले, नीचे वालों को ना मिले। तो इस तरीके से जब ये सर्कुलेशन होता रहेगा तो ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी ऊपर वाली चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना। एंड इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल क्लाइमेट एंड ओशन हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। अगला देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्टैटिक वाला पार्ट है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और लीव इट। अब देखते हैं, ओके। तो एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स आपको पता है क्या होता है, जो जनरली टू किल द पेस्ट, है ना। एग्रीकल्चर में इनका काफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि क्लोरीनेटेड कार्बन एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता ही मतलब इसमें क्लोरीन होगा, है ना, हाइड्रोकार्बन होगा। तो क्लोरीनेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जनरली ये दीज आर नेगेटिव हैं, ये हमारे पेस्टिसाइड्स में यूज़ होते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। एंड मेन क्या है, ये परसिस्टेंट है, करेक्ट, मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट में उसमें काफ़ी लंबे तक परसिस्टेंट रहते हैं, एक्यूमुलेट भी हो सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेड भी बहुत ईजिली नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखो इसमें भी हाइड्रोकार्बन है एंड क्लोरीनेटेड भी है, मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, तीनों का कुछ मिलके ये मिक्सचर है। एंड दिस इज़ काफ़ी, ये परसिस्टेंट भी है, ये क्यूमुलेट भी होगा और ये रेजिस्टेंट डिग्रेड भी नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल्स इसके, डीडीटी, एल्डरिन, डीएल्डरिन, तो इसको याद रखना है, डीडीटी, एल्डरिन, डेल्डरिन, ये सारे क्या है, एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को देखना। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज नेगेटिव, उसके बहुत सारे जो गलत गंदे गंदे इंपैक्ट हैं, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। कहाँ यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स में इसको यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एसिड रेन अब तक हो गया। तो एसिड रेन होता क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो एसिडिक कंपोनेंट्स के साथ होती है। मतलब बारिश हो रही है, बारिश में कुछ एसिड का क्या है, एसिड है हमारी बारिश में, ठीक है। होता क्या है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जनरली हमारे सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मैंने पहले बात करी हुई है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं हमारे वाटर एंड हमारी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और सल्फरिक एसिड या फिर कहे तो नाइट्रिक एसिड का क्रिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन दीज पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर में जाएंगे। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, वाटर है, एटमॉस्फेयर में क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, आपको पता है। इनके साथ जब वो रिएक्शन बनाते हैं और इस तरीके से रिएक्शन बनाते हैं कि क्या हो जाता है, हमारा सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बारिश होगी तो ये भी हमारे निकलेंगे, ठीक है, नीचे। अब कॉजेज क्या है, जनरली हमारे SO2 या फिर HO2 आते कहाँ से हैं, तो सिंपल है, जब भी कोई चीज़ हीटिंग होती है, बर्निंग होती है किसी भी चीज़ की, तो ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अभी तो ऐसे याद रखेंगे किस किस से हो रहे हैं, तो जनरली सबसे ही हो रहे हैं, हीटिंग, बर्निंग, इनसे तो एटलीस्ट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, एसिड रेन हमारी दो फॉर्म में होती है, वेट भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ड्राई कैसे होगी, जब छोटे छोटे कण की फॉर्म में हमारा डस्ट टाइप में आई, ठीक है। तो इस तरीके से दैट इज इट, ओके।